हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एंशिएंट और मेडिएवल का सीरीज पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइए आज चलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जीके का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1858 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन था, ये किसके लिए विख्यात था? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। भारत का राष्ट्रीय गान रहा था 1937 तक। आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो कौन से ऐसे गवर्नर थे जिसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये सर चार्ल्स मेडकॉक सर चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता है। सर चार्ल्स मेडकॉक 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कारताज व्यवस्था का जो उपयोग है किसके द्वारा किया जाता था समुद्री व्यापार में? ये पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी शर्त नामक व्यवस्था शुरू किया था। अंग्रेज क्या किया था? नेवी शर्त नामक व्यवस्था शुरू किया था। और पुर्तगाली क्या किया था? कारताज व्यवस्था चालू किया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बिल्कुल सही आंसर। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था। राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए उन्हें जाना जाता था। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है इसका गलत ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो चारों कथन दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, न कि ब्रह्म समाज की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। आशा करता हूं कि ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि जो है किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जानते हैं। जालियांवाला बाग के हत्याकांड में जालियांवाला बाग के हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने पत्र लिखा था और वापस कर दी थी। आइए कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है?
मुसलमानों के लिए जो अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। इस अधिवेशन के में कांग्रेस के 2 दलों में विभाजित हो गए थे, गर्म दल और नरम दल। को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था, जो विभाजित हो गए थे 1906 में, तो ये वापिस जो है एक जगह लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन में जो है अंबिका प्रसाद मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे, जिसमें मुस्लिम और जो भी नरम दल और गरम दल 2 पार्ट में जो विभक्त हो गए थे, वो दोनों एक साथ आ गए थे, जो सूरत स्प्लिट हुआ था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में जो है पहली यूरोपीय बस्ती जो है किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये कोच्चि, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह कहाँ है? कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें है जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? कौन सा ऐसा राज्य था जो कि मुक्त मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो दोस्तों यह गोलकुंडा है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोड प्रति वर्ष था। कितना था? 500 पैगोड प्रति वर्ष देना था इनको शुल्क। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। शलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? शालवाई की संधि जो है किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को शालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम किया था। सल्सेट और ब्रोच पर जो है अपना नियंत्रण कायम किया था। तो सालवाई की संधि आप याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इससे संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये बताया जा रहा है जो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? दोस्तों बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके द्वारा लड़ी गई थी? तो ये बक्सर की ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के द्वारा जो है लड़ी गई थी। किसके द्वारा? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के थ्रू लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने के बीच लड़ी गई थी। संयुक्त सेनाओं के बीच जो है ये लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो बक्सर की लड़ाई जो है जो लड़ी गई थी तो उसका जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये नाम पूछा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके इसके उड डिस्पैच कहा जाता है। इसी को उड डिस्पैच किया जाता है जो मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन आते रहेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जाम में सभी में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी।
उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसमें है जो कौन सी वायसराय है जिसकी हत्या जो है उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। निरीक्षण के दौरान जो है एक पठान ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन जो है हंटर हंटर आयोग का गठन जो है किस लिए किया था? तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन जो है भारत के में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। भारत में जो है शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। तो इसमें क्या है, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में कब किया गया था? 3 फरवरी 1882 को सर विलियम्स हंटर हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। विलियम्स हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का जो सुधार था उसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। भारतीय टंकन टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम जो है किस वायसराय ने पारित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस को कहा जाता है। नाना फडणवीस को कहा जाता है। पेशवा शासक के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। ब्रिटिश सरकार का जो है बढ़ती हुई जो भी था उसके दौरान भी उन्होंने क्या किया था, जो मराठा को सुरक्षित रखा था। तो नाना फडणवीस मैकियावेली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए। नाना फडणवीस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? टीपू सुल्तान ने किए थे। मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मराठा रंगपट्टनम की संधि से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूना समझौता के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो दोस्तों यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुई थी, जबकि ये समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जगह महात्मा गांधी होगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। तो असत पहला ही ऑप्शन है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका क्या क्या है। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। ये भी सही है, वंचित वर्ग जो है समूह में रहने का फैसला किया था। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ये सारे राइट आंसर हैं। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है
उसमें यह समझौता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बीच में नहीं, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह। महान सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महान सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। महाद नामक स्थान है महाराष्ट्र में, उस स्थान पे किया गया था सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर जी, इसलिए इसको बोला जाता है महान सत्याग्रह। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त कब किया था? 1668 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। 1668 के बाद जो है सूरत की जगह पे बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। किस पे थी? अमेरिका की दास प्रथा पे ये पुस्तक आधारित थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि है 1915 में दी गई थी आपको। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। और जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जेबी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जेबी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थाई संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसको अस्थाई संस्था कब बनाया गया? दोस्तों 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में एलेक्जेंडर क्रिंघम ने किया था। एलेक्जेंडर क्रिंघम ने किया था। वर्ष 1906 में इसे अस्थाई अस्थाई संस्था बना दिया गया था। 1861 में क्रिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व संस्था का विभाग किया गया था, लेकिन 1906 में इसको अस्थाई बना दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 पे। इसमें है सुभाष चंद्र बोस को अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। 1943 में की थी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्र जापान, नाजी जर्मन, इटली और इनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो 1943 आप याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। कहाँ हुई थी? डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बना करके ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? किस समाजवादी नेता ने? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया ने। किसने? राम मनोहर लोहिया जी ने क्या किया था?
इन्होंने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? बक्सर की लड़ाई के बाद जो है बंगाल के नवाब की गद्दी पे किसको बैठाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर को। किसको बैठाया गया था? मीर जाफर को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब बनाए गए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्वदेश बंधब स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधब की स्थापना जो है ये की थी अश्विनी कुमार दत्ता ने। किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्वदेश बंधप समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है लॉर्ड केनिन। तो कौन था? लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। कब से कब था? 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। ये 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। तो आप इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 से ही स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी छिड़ चुकी थी, स्टार्ट हो गई थी। ये भी पूछा जाता है। स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, अनितोमी मिला विनाच। ये मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, इसे लेकर रहूँगा। यह जो है हिंदी में है। और स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, अनितो मी मिला विनाचा। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों यह जो है कोर्ट में किया था। कहाँ किया था? कोर्ट में किया था। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, अनितो मी मिला विनाचा का हिंदी रूपांतरित है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल भेजा गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो कोर्ट में ही इन्होंने ये बात कही थी मराठी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो दोस्तों ये लाहौर का षड्यंत्र था, उसमें शामिल थे। लाहौर का षड्यंत्र था, उसमें शामिल थे। लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 पे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 1943 में की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कहाँ पे? सिंगापुर में की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा दी गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुरु अंगद के द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा दी गई थी गुरुमुखी लिपि। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की संकलन किया, रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास विकास भी किया था। गुरु अंगद जो है, आप इन्हें याद रखेंगे, जो सेकेंड गुरु थे सिख धर्म के।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष जो है ये किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जुगांतर जुगांतर से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। तो आप याद रखें कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट है जो कि जवाब नहीं देते हैं। बारिंद्र घोष युगांतर जो पत्रिका है इससे जुड़े हुए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। 1946 में तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तेभेगा आंदोलन, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकरों काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरोध की थी। जोतदारों के विरोध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। तेभेगा आंदोलन जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है, ये भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तमिलनाडु में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मड़ैकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। मड़ैकायर लेब्बाई में स्ट्रीट में स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किया गया था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हुआ था दोस्तों ये सभी को याद है, लाहौर अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ढाका में स्थित आशान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में स्थित जो है आशान मंजिल पैलेस इस कारण से ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। दोस्तों, आशान मंजिल पैलेस जो है, ये प्रसिद्ध है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, जो कि 1906 में ढाका में की गई थी। तो इसी के साथ आज का ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच अगेन। दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो क्या सुधार लाना चाहिए। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप थम्स अप करें इनको और हमारे बेल आइकॉन को दबाएँ, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। इसी तरह से मैं आपको देता रहूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक आपको मिल जाएँगे। एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री का, मेडिएवल हिस्ट्री का और कांग्रेस अधिवेशन का काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।